सिसकती जिंदगी। हेलो, तमन्ना कहाँ है? मैंने पूछा। वो तो रात 10 बजे ही गैस स्टेशन पर चली गई है। जल्दी में अपना मोबाइल भी भूल गई। क्या? गैस स्टेशन? कल शाम को तो वह 6 बजे काम से घर आई थी और 10 बजे फिर चली गई। मैंने आश्चर्य से पूछा। हाँ, काम से आते ही उसने मुझे बताया था कि गैस स्टेशन वालों का फोन आया था नाइट शिफ्ट करने के लिए। किस गैस स्टेशन पर? स्टॉक रोड वाला? ठीक है, मैं वही जा रही हूँ। मैं बेसमेंट से बाहर से तुम्हें फोन करूंगा, तुम उसका मोबाइल दे जाना। इतना कहकर मैंने फोन रख दिया। मैंने घड़ी देखी, 7 बज रहे थे। मैंने अनुमान लगाया कि उसकी शिफ्ट 8 बजे तक होगी। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह इतना काम कैसे कर सकती है। पिछले हफ्ते भी उसकी 3-3 दिन की 2-2 शिफ्टें थी। रविवार को भी उसने छुट्टी नहीं की। वह पहले भी अक्सर ऐसा ही करती थी। ना तो उसे अपने खाने पीने का ध्यान है और ना ही अपनी सेहत का। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की है कि इतना काम नहीं करना चाहिए, लेकिन वह हंसकर टाल देती थी। एक दो बार मैं उसके साथ बेसमेंट में रहने वाली लड़कियों के सामने उस पर गुस्सा भी हुआ। उसके साथ रहने वाली लड़कियों ने भी बताया कि यह किसी की नहीं सुनती। कभी कभी तो वह भूखी ही काम पर चली जाती है। उसके चेहरे से भी ऐसा लग रहा था जैसे वह अंदर ही अंदर किसी बात को लेकर परेशान हो। मेरे बार बार पूछने पर भी उसने अपना हृदय नहीं खोला। उसकी सहेलियों और मेरे करीबी दोस्तों को हमारी आपसी घनिष्ठता के बारे में पता था। मैंने तमन्ना से कई बार कहा था कि एक दूसरे के करीब होने, एक दूसरे को चाहने का मतलब यह नहीं होता कि कुछ समय इकट्ठे बिता लिया, चलते फिरते एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया या फिर एक दूसरे को गले लगा लिया। ऐसे घनिष्ठता लंबे समय तक नहीं टिकती जब तक प्रेमी अपने सुख दुख साझा न करे। तमन्ना ये बातें सुनकर खूब हंसती थी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हाथों को अपने हाथों में बीच कर अपने होठों पर रख लेती और कहती, प्रवीण, तुम सिर्फ नाम से ही प्रवीण नहीं हो, बल्कि हकीकत में भी प्रवीण हो। तुम्हारी बातें दार्शनिकों जैसी होती है। कई बार तो मुझे लगता है कि मैं किसी ऐसे इंसान के साथ पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। यह कहते हुए वह अपना सिर मेरे कंधों पर रख देती थी। मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और वॉशरूम चला गया। मेरा ज़्यादातर काम घर से ही होता था। कोविड फैलने से कंप्यूटर कर्मियों को फ़ायदा यह हुआ कि महामारी खत्म होने के बाद भी उन्हें घर से काम करने की आज़ादी मिल गई। 10-15 दिन बाद ज़रूरत पड़ने पर ऑफिस जाना होता। 20 मिनट में तैयार होकर मैंने तमन्ना की सहेली खुशी को फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ। खुशी कहने लगी कि तुम 10 मिनट पहले आ जाओ तो अच्छा है। मैं तुमसे तमन्ना के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गया। मुझे घबराहट हो रही थी कि खुशी मुझे तमन्ना के बारे में कुछ उल्टी सीधी बात न बता दे। लेकिन मैं खुशी से तमन्ना का मोबाइल फ़ोन लेने वाला था, इसीलिए मुझे उसकी बात तो सुननी ही पड़ेगी। 10 मिनट बाद मैंने धड़कते दिल से खुशी के बेसमेंट की घंटी बजाई। वह मेरा ही इंतजार कर रही थी। अंदर जाकर मैं लिविंग रूम में पड़ी 3 कुर्सियों में से एक पर बैठ गया और कहा कि मैं चाय पीकर आया हूँ, इसलिए किसी औपचारिकता में न पड़े। खुशी भी मेरे पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। दरअसल ये लिविंग रूम किचन का ही एक हिस्सा था। वहाँ दो और छोटे कमरे थे जिनमें तमन्ना, खुशी और दो अन्य लड़कियां रहती थी। केवल तमन्ना वर्क परमिट पर थी, बाकी 3 लड़कियां अभी पढ़ रही थी। मैंने तमन्ना से कई बार कहा था कि अब उसे बड़े बेसमेंट में रहने वाली लड़कियों के पास शिफ्ट हो जाना चाहिए, लेकिन उसने कहा कि ये तीनों लड़कियां अच्छी है, इसीलिए वह अभी उन्हीं के साथ रहना चाहती है। 1 साल बाद पढ़ाई पूरी करने के पश्चात जब उनका वर्क परमिट भी आ गया तो वह एक बड़ा बेसमेंट देख लेंगी। दूसरे, इसका काम भी यही पास में ही है,
उसे केवल 15 मिनट पैदल चलना पड़ता है, इसीलिए वो बिना कार के काम चला रही है। खुशी ने बताया कि तमन्ना हमेशा खामोश और उदास सी रहती है। वह उनसे खुलकर बात भी नहीं करती। कई बार तो वह रात में डर के मारे उठ जाती है और फिर काफी देर तक जागती रहती है। पता नहीं वह हर वक्त क्या सोचती रहती है। क्या उसके घर से कभी फोन आता है? मैंने खुशी से पूछा। हाँ, फोन तो लगभग रोज ही आता है, लेकिन कई बार वह घर वालों से हाँ हूँ कहकर बात खत्म कर देती है। खुशी की इस बात ने मेरी बेचैनी बढ़ा दी। मैंने उससे कहा कि वह तमन्ना का टूथब्रश, तौलिया और एक सूट एक बैग में रख दें। मैं उसे गैस स्टेशन से घर ले जाऊंगा। मैं उससे दिल की बात पूछने की कोशिश करता हूँ। खुशी ने उसका जरूरी सामान बैग में रख दिया। उसका मोबाइल मैंने जेब में रख लिया। जाते समय मैंने खुशी से कहा, खुशी, वह भी तुम्हारे बहुत करीब है। तुम भी उसकी खामोशी का राज जानने की कोशिश करना। कभी कभी मुझे डर लगता है, जैसे वह अपने दिल पर बहुत बड़ा बोझ लेकर चल रही हो। अगर वह अपने दिल की बात किसी से साझा करेगी तो ही कुछ किया जा सकता है। यह कहकर मैं बाहर आ गया। 5 मिनट में मैं गैस स्टेशन पहुंच गया। कार को पार्किंग में पार्क करने के बाद मैं गैस स्टेशन के अंदर चला गया। तमन्ना मुझे देखकर खुश तो हुई, लेकिन नींद न आने के कारण वह अपने चेहरे की थकान छुपा नहीं सकी। तुम यहाँ कैसे? उसने काउंटर के पीछे से पूछा। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसका मोबाइल फोन उसकी ओर बढ़ाया। तुम्हें यह कहाँ से मिला? मेरा जवाब सुनने से पहले ही वह बोली, क्या तुम बेसमेंट में गए थे? हाँ, मैंने बस इतना ही कहा। क्या बात है, खामोश क्यों हो? ठीक तो हो ना? उसने कुछ चिंता के साथ पूछा। मैं बाहर कार में तुम्हारी इंतजार कर रहा हूँ। यह कहकर मैं बाहर चला गया। तमन्ना ने मुझे एक दो बार आवाज भी दी, लेकिन मैं नहीं रुका। तभी 2 ग्राहक आ गए। तमन्ना उनसे बातचीत करने लगी। मैं जानता था कि अभी उसे 15-20 मिनट और लगेंगे। हालांकि उसने मुझसे मुस्कुराकर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। मुझे यह भी यकीन था कि काम में व्यस्त होने के कारण उसे खाने का समय ही नहीं मिला होगा। इसीलिए मैंने पास के एक इंडियन रेस्टोरेंट में फ़ोन करके तमन्ना के पसंदीदा पनीर पराठे का ऑर्डर कर दिया। 15 मिनट बाद ही तमन्ना आ गई। कार में बैठते ही उसने पूछा, प्लीज़ मुझे बताओ कि खामोश क्यों हो? मैं उसे यह एहसास दिलाना चाहता था कि मुझे उसका 2-2 शिफ्टों में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए मैंने जानबूझकर व्यंग किया, इसके बाद तुम्हें किसी तीसरी जगह पर काम करने तो नहीं जाना? उसे मेरी आवाज़ के लहजे से ही मेरी नाराज़गी का अंदाज़ा हो गया था। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, प्लीज़ प्रवीण, ऐसी बातें मत करो। मैं तो तुम्हें देखकर खुश हुई थी कि तुमसे बात करके मेरी सारी थकान दूर हो जाएगी, लेकिन तुम तो मेरी थकान को और भी बढ़ा रहे हो। अगर सरकार मेरा हाथ छोड़ दे तो मैं गाड़ी का गियर बदल सकूंगा। मेरी नाराजगी अभी तक खत्म नहीं हुई थी। उसने मेरे हाथ को और कसकर पकड़ लिया और बोली, जाओ, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ती। इतना कहकर वह जोर से हंस पड़ी। अचानक उसकी नज़र पिछली सीट पर रखे बैग पर गई। मेरा बैग तुम्हारी गाड़ी में कैसे आया? उड़कर। प्रवीण, गाड़ी रोको, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैं स्वयं चलकर बेसमेंट तक चली जाऊंगी। वह मेरी आवाज के लहजे से नाराज थी। पहले कुछ खा पीकर पेट भर लो। रात के भूखे पेट में चूहे नाच रहे होंगे। क्या तुमने कभी दर्पण में अपना चेहरा देखा है? क्यों, मेरे चेहरे को क्या हुआ? यह तो अच्छा भला है, उसने मुंह फुलाते हुए कहा। तुम्हारे गाल कितने अंदर को दसे हुए हैं। भले ही कोई तुम्हारी सारी हड्डियां गिन ले, रंग तवे जैसा काला हो रहा है। कभी आईने के सामने खड़े होकर अपने को अच्छी तरह से देखना। मेरा गुस्सा अभी भी बरकरार था। तमन्ना जान गई थी कि मैं उससे किस बात पर नाराज हूँ। उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। वह कार से बाहर देखने लगी। उसने अपने
पर्स से पानी की बोतल निकालकर पानी पिया। थोड़ी देर बाद कार इंडियन रेस्टोरेंट की पार्किंग में पहुंच गई। मैं बिना कुछ कहे अंदर चला गया। 5 मिनट बाद खाने का लिफाफा लेकर आया और उसे दे दिया। पराठे की खुशबू से उसका चेहरा खिल उठा। जैसे ही मैं कार में बैठा, उसने मेरा हाथ पकड़कर चूम लिया और अपनी सीट से थोड़ा उठकर मुझसे लिपट गई। बिना कुछ कहे उसने एक हाथ से अपना एक कान खींच लिया। उसका यह प्यार देखकर मैं भी कुछ देर के लिए अपना गुस्सा भूल गया। रास्ते में हमारी कोई खास बातचीत नहीं हुई। मैंने कार को अपने अपार्टमेंट की पार्किंग में पार्क किया। तमन्ना के पास अपना बैग और नाश्ते का लिफाफा था। मैं कार की पिछली सीट से उसका कपड़ों वाला बैग उठाया और हम दोनों सीढ़ियों से ऊपर दूसरी मंजिल पर चले गए। अपार्टमेंट का ताला खोलने के बाद हम अंदर चले गए। लिविंग कम ऑफिस में रखे सोफे पर उसने हाथ वाला बैग रखा और वही बैठ गई। मैंने उसके हाथ से पराठे वाला लिफाफा लिया और 2 कुर्सियों वाले डाइनिंग टेबल पर रख दिया। वो सोफे पर ही लेट गई। मैंने उसकी हालत का अंदाज़ा लगाया कि वो बहुत थकी हुई है। मैंने रसोई से प्लेट और कटोरियाँ उठाई और पराठे और दही डाल दिए। तमन्ना की आंख लग गई थी। पहले मैंने सोचा कि उसे आराम करने दूं, लेकिन फिर यह सोचकर कि पराठे ठंडे हो जाएंगे, मुझे उसे उठाना ही पड़ा। तमन्ना वॉशरूम गई और अपना हाथ मुंह धो कर आई। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, उसने मेरी तरफ अंगूठा उठाकर बढ़िया पराठे लाने के लिए धन्यवाद दिया। नाश्ते के बाद मैंने उसे कपड़ों वाला बैग देखकर दूसरे कमरे में जाने का इशारा किया। नाश्ते के बाद मैंने उसे कपड़ों वाला बैग देकर दूसरे कमरे में जाने का इशारा किया और फ्रिज से टाइनिल की 2 गोलियां उसके हाथ पर रख दी। तो वो मेरा इशारा समझ गई कि मैं उसे गोलियां खाकर सोने को कह रहा हूँ। वह बिना कुछ कहे दूसरे कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे कुछ काम करना था। मैंने अपना लैपटॉप खोला और काम करने लगा। कब दोपहर का 1 बज गया पता ही नहीं चला। मैंने दूसरे कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खोला और देखा कि तमन्ना बेफिक्र होकर सो रही थी। दरअसल वह रात की ड्यूटी के कारण अनिद्रा में थी और थकी हुई भी। मैंने सोफे पर बैठकर मोबाइल ऑन कर लिया। करीब 2 बजे तमन्ना की आंख खुली। वह मेरे पास आकर सोफे पर ही बैठ गई। मैंने उससे पूछा कि लंच के लिए क्या ऑर्डर करूं? बाहर से ऑर्डर करने की क्या ज़रूरत है, घर में ही कुछ बना लेते हैं। यह कहकर वह किचन में जाने लगी। मैंने उसे बाहें से पकड़कर सोफे पर बिठाया और पूछा, पिज़्ज़ा चलेगा? उसने सिर हिलाकर सहमति व्यक्त की। मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, उसने सोफे से उठते हुए कहा। मैंने उसे फिर से सोफे पर बैठने का इशारा किया और कहा, तमन्ना, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे खुलकर बात कर सकता हूँ? उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा और कहा, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं तमन्ना, विश्वास करने या न करने की बात नहीं। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो या मुझे बताना नहीं चाहती। आज तुम यह कैसे बातें कर रहे हो प्रवीण? तमन्ना, सच सच बताना, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही हो? देखो, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। हम दोनों को एक दूसरे के करीब आए हुए, एक दूसरे को पूरी तरह से समझने में अभी थोड़ा समय और लगेगा। यदि तुम्हारे मन में कुछ और है तो बेहतर होगा कि तुम अभी अलग हो जाए। मैंने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तमन्ना ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे चुप करा दिया। मैंने देखा उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। वह बर्राई हुई आवाज में कहने लगी, मैं कोई भी अग्नि परीक्षा देकर अपने आप को सच्चा साबित नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करो तो समझ लो कि तुम्हारे बिना अब तक मेरी जिंदगी में कोई नहीं आया। यह कहकर वह रोने लगी। मैंने उसे चुप कराते हुए कहा, झलिए, तुम तो बात को दूसरी दिशा में ही ले गई। मेरा कहने का मतलब तो यही था कि अगर तुम किसी भी समस्या के लिए
मुझसे मदद नहीं लेती या मैं अपनी कोई बात तुमसे छिपा कर रखूं, तो हमारा एक दूसरे के करीब रहने का क्या फायदा? हम अपनी व्यक्तिगत या पारिवारिक समस्याओं को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ही साझा कर सकते हैं जिस पर हमें भरोसा हो। यह सुनने के बाद भी तमन्ना रोती ही रही और कुछ नहीं बोली। तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि तुम किसी मुश्किल में हो। दो दो शिफ्टों में काम करने का मतलब है कि या तो तुम्हें पैसे कमाने का लालच है या फिर तुझे इसकी जरूरत है। दूसरा, तुम अपनी समस्या से बचने के लिए व्यस्त रहना चाहती हो। दोनों में से कोई भी बात हो, लेकिन तेरे लिए सही नहीं है। अगर तुम्हें पैसे का लालच है तो एक बात समझ लेना कि यह लालच जीवन भर तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है या कोई अन्य समस्या है, जब तक तुम इसे किसी अपने से साझा नहीं करोगी तो अकेले इसका सामना कैसे करोगी? तुम्हारे चेहरे से साफ पता चलता है कि तुम हमेशा अस्त व्यस्त रहती हो। न तो तुम्हें खाने की चिंता है और न ही पहनने की। ये भी कोई जिंदगी है? यह कहते हुए मैंने तमन्ना को अपने गले से लगा लिया। उसका रोना और भी मुखर हो गया। मैंने उसे चुप कराने का कोई प्रयास नहीं किया। मैं जानता था कि रोने के बाद अगर इंसान के अंदर का गुबार नमकीन पानी के जरिए बाहर आ जाए तो वह हल्का हो जाता है। मैं भी जब नया नया कनाडा आया था तो मैं बुनियादी समस्याओं से उलझा हुआ था और अकेले रोता रहता था क्योंकि मुझे अपने परिवार की बहुत याद आती थी। रोने के बाद मन शांत हो जाता था। मैंने तमन्ना की पीठ थपथपाई। वह 5-7 मिनट तक मेरे कंधे पर सिर रखकर रोती रही। फिर उसने खुद ही मेरे कंधे से सिर उठाया और बिना कुछ कहे वॉशरूम में चली गई। जब वो 10 मिनट तक बाहर नहीं आई तो मैं समझ गया कि वो नहाकर फ्रेश होने गई है। 20 मिनट बाद वह वॉशरूम से बाहर निकली, बदले हुए कपड़े, बाल संवारे हुए और चेहरे पर मुस्कान। वह किचन में जाकर चाय बनाने लगी। 2 कप चाय बनाकर ले आई। 1 कप मुझे दिया और अपना कप कुर्सी के बगल वाली छोटी मेज पर रखा और वहीं बैठ गई। चाय का पहला घूंट पीते ही मैंने बातचीत के लहजे में कहा, आज तुमने मूड में बहुत अच्छी चाय बनाई है। चाय से भी तेरी ही खुशबू की लपटें आ रही है। मेरी बात सुनकर वह हल्के से मुस्कुराई, लेकिन कुछ बोली नहीं। वह चाय पीते हुए कुछ कुछ सोच भी रही थी। मैं उसके चेहरे की ओर देखता रहा। चाय पीने के बाद तमन्ना ने अपना कप टेबल पर रखा और मेरी तरफ देखा। मुझे लगा जैसे वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि कहाँ से शुरू करे। उसने 1-2 बार अपने ओठ खोले, लेकिन कहा कुछ नहीं। मैं एकटक उसे देखता रहा। कभी वो मेरी तरफ देखती तो इधर उधर देखने लगती। आखिरकार उसने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, प्रवीण, मैंने कभी तुमसे अपने परिवार के बारे में ज़्यादा बात नहीं की। मैंने सिर्फ तुम्हें इतना बताया है कि मेरे माता पिता दोनों सरकारी नौकरी में है। मेरा एक छोटा भाई है, बीकॉम के 3रे साल में है। इतना कहकर वह चुप हो गई। मैं बस उसकी ओर देखता रहा। दरअसल मुझे कनाडा भेजने के लिए मेरे पेरेंट्स ने अपने भविष्य निधि से पैसे निकाले, लेकिन उससे भी खर्च पूरा नहीं हुआ। मेरी मम्मी ने अपने बड़े भाई से 5 लाख रुपए उधार लिए थे। यहाँ आने के बाद मुझे जल्दी काम नहीं मिला। इसके चलते मेरी फीस के लिए उन्हें 2 लाख रुपए और उधार लेने पड़े। अब मामी पैसे वापस पाने के लिए मेरे मामा जी से लड़ती रही। मुझे वो पैसे चुकाने की चिंता सताती रहती है। दूसरे, मेरा छोटा भाई विक्की पेरेंट्स को परेशान करता है कि उसे भी बीकॉम के बाद कनाडा जाना है। मम्मी पापा उसके लिए इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? मैं मामा जी को 3 लाख पहले ही बेच चुकी हूँ, लेकिन मामी कह रही है कि बाकी रकम भी जल्द से जल्द लौटा दो। मैंने उन्हें देने के लिए 1 लाख रुपए और जोड़े हैं, लेकिन पूरी रकम नहीं जुटा पा रही हूँ। जब भी मम्मी का फ़ोन आता है तो वो मामी की
बातें लेकर बैठ जाते हैं। कई बार तो मैं उनका फोन भी नहीं उठाती। विक्की भी पैसों का इंतजाम करने के लिए मुझसे फोन पर झगड़ा करता रहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। इसीलिए जब कहीं से भी काम मिलता है तो मजबूरी में करना ही पड़ता है। जब तक मेरी पीआर नहीं आती और कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती, मैं विक्की को यहाँ नहीं बुला सकती। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। कई बार तो दिल करता है कि तमन्ना की अभी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि उसके फोन पर कोई कॉल आई। नाम देखते ही तमन्ना ने फोन एक तरफ रख दिया। मैंने पूछा, बात क्यों नहीं करती? किसका फोन है? मम्मी का। इस समय? मैंने आश्चर्य से कहा। जब पापा और विक्की सो जाते हैं तो मम्मी दूसरे कमरे में जाकर बातें करती है। इस समय तो जब भी मम्मी का फोन आता है तो मामा जी के पैसों की ही बात होती है। पापा से चोरी बताते हैं। पापा मम्मी से लड़ते हैं कि पैसों के लिए उन्हें न कहें। फोन बंद हो गया। तमन्ना ने राहत की सांस ली। प्रवीण? अभी वह कुछ कहने ही वाली थी कि फोन दोबारा बज उठा। तमन्ना ने दोबारा भी फोन नहीं उठाया। मैंने कुछ देर सोचकर कहा, मुझे फोन दो। वह आश्चर्यचकित हो गई और बोली, तुम मम्मी से क्या बात करोगे? मैंने अभी तक उन्हें तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया है। तुम रहने दो। मेरे लिए कोई नई मुसीबत मत खड़ी करो। यह कहते हुए उसने मोबाइल अपने हाथ में ले लिया। देखो तमन्ना, एक न एक दिन तो हमें उन्हें बताना ही है। फिर क्यों ना आज ही बता दे। मुझ पर विश्वास करो, मैं ठीक से बात करूंगा। मैं सोफे से उठा और फोन लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए उसकी कुर्सी के पास गया। प्लीज प्रवीण, जिद मत करो। जब मुझे उचित लगेगा तो मैं खुद ही बता करूंगी। तमन्ना ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। नहीं तमन्ना, मुझे बात करने दो। इतना कहकर मैंने उससे मोबाइल छीन लिया। हेलो आंटी, नमस्ते। मैं प्रवीण बोल रहा हूँ। प्रवीण? कौन प्रवीण? तन्नू कहाँ है? दूसरी तरफ से आवाज आई। आंटी, तमन्ना और मैं एक ही साथ काम करते हैं। हम अच्छे दोस्त भी हैं। शायद उसने आपको मेरे बारे में नहीं बताया। मैंने तो अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया है। तमन्ना प्रवीण को फोन बंद करने का इशारा कर रही थी। क्या बात है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तन्नू को फोन दो। आंटी, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे पेरेंट्स आपको फोन करके आपसे मिलने आएंगे। वो सारी बात खुद ही करेंगे। सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार ही होगा। मैंने कहा। तमन्ना ने मुझसे फोन छीनने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी मम्मी से बातचीत जारी रखी। आंटी, तमन्ना ने मुझे अभी अपने मामा जी से लिए गए कर्ज और कनाडा आने की पूरी बात बताई है। क्या आपने कभी उससे वीडियो कॉल की है? उसकी शक्ल देखी है कभी? दो दो शिफ्टों में काम करके काली कलूटी बन गई है। जिस तरह घरों में काम करने वाली मेड होती है। सोचो, अगर यह बिना आराम किए ऐसे ही काम करती रही तो इसका क्या हाल होगा। कनाडा में पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। सच तो यह है कि स्टूडेंट वीसा पर आए बच्चों को यहाँ काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसने पहले मेरे साथ लोन के बारे में कोई बात ही नहीं की, नहीं तो पहले ही कुछ इंतजाम कर लेते। प्रवीण ने एक ही सांस में सब कुछ बोल दिया। उधर तमन्ना की मम्मी को पता ही नहीं चल रहा था कि यह कौन बोल रहे है, क्या कह रहा है। वह बार बार यही कह रही थी कि उसे तन्नू से बात करनी है। तन्नू के तबीयत के बारे में सुनकर वह घबरा गई थी। तमन्ना मेरे सामने हाथ बांध कर खड़ी थी और मुझसे चुप रहने को कह रही थी। आंटी, मेरी आखिरी बात सुनो। मामा जी के लोन की कोई चिंता मत करो। हम एक दो दिन के अंदर उसका सारा पैसा भेज देंगे। बाकी विक्की को समझा दो। जब तक तमन्ना की पीआर नहीं आ जाती वह विक्की का खर्चा नहीं कर सकती। मैं खुद विक्की को समझा दूंगा। उसे बीकॉम के बाद कंप्यूटर ग्राफिक्स की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जब भी मेरी पीआर आ गई तो मैं अपना ग्राफिक्स का काम शुरू कर लूँगा। फिर उसे छात्र वीज़ा के बजाय
वर्क परमिट पर आमंत्रित करने का प्रयास करेंगे। आंटी, ये मत सोचो कि ये कौन पागल लड़का है जो पहली बार में ऐसी बातें कर रहा है। दरअसल मुझे तमन्ना की सेहत की ज़्यादा चिंता है। लीजिए, अब तनु से बात कर लो। यह कहकर मैंने फ़ोन तमन्ना को दे दिया। मेरी बातें सुनकर वो घबरा गई थी कि पता नहीं मम्मी उसे क्या कहेंगे। मम्मी, प्लीज़ मेरी बात सुनो। इतना कहकर तमन्ना फ़ोन लेकर दूसरे कमरे में चली गई।